हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में एमए फाइनल हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और ये पेपर 9 जो आपका एमए फाइनल का अंतिम पेपर है, गांधी विचारधारा या गांधी दर्शन, उसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। उससे पहले सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस बढ़ती हुई गर्मी को रोकने के लिए, तापमान को कम करने के लिए सभी मिलकर आओ एक संकल्प लें कि हम सभी मिलकर एक एक पेड़ लगाएंगे, ताकि आने वाले समय में ये जो तापमान 45 से 50 डिग्री बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है और आप सर्च करोगे मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी तो आपको मिल जाएगा। आप वहां जाके इसकी पीडीएफ भी पढ़ सकते हो, आप डाउनलोड भी करवा सकते हो और बाकी ये वीडियो आपके लिए फ्री में उपलब्ध है। सबसे पहला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए गांधी जी द्वारा राजनीतिक रूप में प्रमुख योगदान बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो देखिए इसको। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के राजनीतिक जीवन का वह महत्वपूर्ण चरण था जहां इन्होंने पहली बार अन्याय, भेदभाव और उपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध अहिंसात्मक संघर्ष का प्रयोग किया। यह अनुभव उनके भारत लौटने के बाद स्वतंत्रता संग्राम की नींव बना और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का राजनीतिक परिदृश्य कुछ बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे पहला बिंदु आता है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका आगमन कब होता है? 1893 में। तो दोस्तों, गांधी जी एक गुजराती वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ उन्होंने रंग भेद नीति का सामना करना पड़ा और जहाँ भारतीयों और काले अफ्रीकियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता, यानी उनके साथ क्या किया जाता? भेदभाव किया जाता। किस आधार पर? रंग भेद के आधार पर। इसी अनुभव ने उन्हें राजनीति की ओर प्रेरित किया था। किस आधार पर? कि वे जो भेदभाव हो रहा है। दूसरा पॉइंट आता है न्याय के लिए संघर्ष की शुरुआत। दोस्तों, गांधी जी न्याय के लिए संघर्ष की शुरुआत कैसे करते हैं? तो गांधी जी ने भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और उन्होंने पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर अपमान का सामना किया। तब उन्हें केवल गोरों के डिब्बे से उतार दिया गया और ये घटना उनके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध हुई। कैसी हुई? परिवर्तनकारी सिद्ध हुई। तीसरा पॉइंट आता है सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग। किस प्रकार? तो गांधी जी हमेशा से सत्याग्रह पर अडिग रहे और उन्होंने कभी भी इस अहिंसा का साथ नहीं दिया था, बल्कि अहिंसा पर प्रयोग करते रहे। तो दोस्तों, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की अवधारणा को जन्म दिया। ये संघर्ष का एक ऐसा तरीका था जो पूरी दुनिया अर्थात उनको अहिंसक रूप से प्रभाव किया। उन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया, जैसे कि 1906 का एशियाटिक रजिस्ट्रेशन फैक्ट, जिनके तहत भारतीयों को विशेष पहचान पत्र रखना अनिवार्य था। ट्रांसवाल और नेटाल ने भारतीयों के विरुद्ध लगाए गए कर एवं व्यापारिक प्रतिबंध हटा दिए गए। और चौथा पॉइंट है नेतृत्व और संगठनों की स्थापना। तो नेतृत्व और संगठनों की स्थापना कैसे? गांधी जी ने वहां भारतीयों को संगठित किया और उनके नेतृत्व में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई। कैसी हुई? नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और एकजुट किया। पांचवा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव। दोस्तों, कैसे? तो गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार और दक्षिण अफ्रीकी प्रशासन को शांतिपूर्ण ढंग से भारतीयों की समस्याओं के समाधान के जरिए मजबूर किया था। उनके आंदोलन की गूंज ब्रिटेन तक पहुंची और उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान प्राप्त की थी। कहती की थी? नेता की पहचान प्राप्त की थी। छठा पॉइंट है 1914 में वापसी और अनुभव। तो दोस्तों, 1914 में भारत लौटने से पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के कई अधिकार सुनिश्चित किए, जैसे कि विवाह की वैधता का अधिकार और अत्याचारी टैक्सों को हटाना, पंजीकरण का में राहत। निष्कर्ष यही निकला कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का राजनीतिक परिदृश्य उनके विचारों, रणनीतियों और नेतृत्व क्षमता का पहला व्यापारिक रूप था। यहाँ उन्होंने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह को न केवल सिद्धांत के रूप में बल्कि व्यवहार में भी सफलतापूर्वक स्थापित किया था। ये अनुभव उनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व की नींव बना था। दोस्तों, दूसरा प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी का कांग्रेस के आंदोलन के रूप में जन आंदोलन किस प्रकार हुआ, समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के आंदोलन को एक जन आंदोलन, मास मूवमेंट में परिवर्तन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कांग्रेस को केवल एक राजनीतिक संस्था न मानकर उसे आम जनता से जीवन में जोड़ने का कार्य किया था।
गांधी जी के दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली के कारण कांग्रेस का आंदोलन व्यापारिक रूप से भारतीय जनमानस से जुड़ गया और इसे समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि पहला पॉइंट आता है सत्याग्रह और अहिंसा का सिद्धांत। तो दोस्तों गांधी जी ने क्या दिया था? सत्याग्रह और अहिंसा का सिद्धांत। इससे क्या समझते हैं? तो गांधी जी ने आंदोलन में सत्याग्रह और अहिंसा जैसे सिद्धांतों को अपनाया। इससे सभी वर्गों के लोग, विशेषकर गांवों में रहने वाले गरीब अशिक्षित लोग भी बिना भय के आंदोलन में भाग ले लेते थे। और दूसरा पॉइंट आता है सभी वर्गों में भागीदारी। तो सभी वर्गों की भागीदारी, तो गांधी जी ने आंदोलन को पहले केवल शिक्षित वर्ग या अमीर लोगों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों और आम जनता को सक्रिय रूप से आंदोलन में शामिल किया। इससे ये आंदोलन वास्तव में जन आंदोलन बन गया। तीसरा पॉइंट क्या आता है? स्थानीय मुद्दों को आंदोलन से जोड़ना। कैसा? स्थानीय मुद्दों को आंदोलन से जोड़ना। दोस्तों इसको ध्यान से सुनना और अच्छे से वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहना ताकि सभी दोस्तों की हेल्प हो सके। गांधी जी ने नमक्कर, चंपारण का किसान आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आदि जैसे स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय आंदोलन को जोड़कर जनता को ये एहसास दिलाया कि यह उनका अपना संघर्ष खुद का है। चौथा पॉइंट आता है स्वदेशी और ग्राम स्वराज की भावना। कैसा है पॉइंट दोस्तों? स्वदेशी और ग्राम स्वराज की भावना। तो गांधी जी ने स्वदेशी वस्त्र, चरखा और ग्राम स्वराज का समर्थन कर गांव-गांव तक राजनीतिक चेतना फैलाई। इससे आम लोगों में स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत हुई थी। पांचवा पॉइंट क्या है? भाषा और प्रतीकों का प्रयोग। दोस्तों ध्यान रखना, भाषा और प्रतीकों का प्रयोग कैसे? तो गांधी जी ने हिंदी जैसी जन भाषा का प्रयोग कर और चरखा, खादी जैसे प्रतीकों को अपनाकर आंदोलन को जनमानस से जोड़ा था। किसे जोड़ा था? जनमानस से जोड़ा था। निष्कर्ष क्या निकलता है कि गांधी जी ने कांग्रेस के आंदोलन को जन आंदोलन इस प्रकार बनाया कि हर भारतीय, चाहे वे किसी भी जाति व धर्म का हो या किसी वर्ग का हो, स्वतंत्रता संग्राम को अपना संघर्ष मानने लगा। उनकी रणनीति ने राजनीतिक आंदोलन को सामाजिक और नैतिक आंदोलन में बदल दिया, जिससे ये एक सच्चा जन आंदोलन स्थापित हो गया था। तीसरा प्रश्न है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि गांधी जी के विचारों में धर्म की अवधारणा और राजनीति का महत्व बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस प्रकार गांधी जी धर्म को साथ लेकर राजनीति करते और धर्म की अवधारणा क्या थी गांधी जी की, ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों गांधी जी के विचारों में धर्म और राजनीति का गहरा संबंध था, लेकिन उनका धर्म का आशय परंपरागत धार्मिक कर्मकांड या किसी एक संप्रदाय विशेष से नहीं था। नीचे उसके कुछ दो भागों में स्पष्ट किया गया है। पहला आता है गांधी जी द्वारा धर्म की अवधारणा। तो धर्म की अवधारणा सार्वजनिक नैतिकता का आधार। गांधी जी के अनुसार धर्म का मूल तत्व सत्य और अहिंसा है। क्या है? सत्य और अहिंसा है। उनके लिए धर्म का अर्थ नैतिकता, ईमानदारी, करुणा, आत्मनियंत्रण और सेवा भावना था। समावेशी दृष्टिकोण, गांधी जी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। समावेशी का मतलब क्या है? सभी का सम्मान, अर्थात गांधी जी सभी धर्मों का सम्मान करते और मानते थे कि सभी धर्म मूलतः एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। वे धर्म को व्यक्तिगत आत्मा की खोज और मानवता की सेवा से जोड़ते हैं। गांधी जी क्या करते हैं? ये जो धर्म है उसको व्यक्तिगत आत्मा से और मानवता की सेवा से जोड़ते हैं। ये बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मानवता, मनुष्यता को महत्व देता है, उसकी सेवा करता है, उसके आदर सम्मान अर्थात उसके कर्तव्यों का पालन करता है, वही मानव सर्वश्रेष्ठ है और वही मानव क्या है? आध्यात्मिक है। फिर अगला पॉइंट आता है कि धर्म और आध्यात्मिकता। तो गांधी जी का धर्म आध्यात्मिक था, रूढ़िवादी या कर्मकांडी नहीं था। उनका मानना था कि धर्म वह शक्ति है जो जीवन को सही दिशा देती है और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। दूसरा पॉइंट आता है राजनीति में धर्म का महत्व है गांधी जी के दृष्टिकोण से। दोस्तों राजनीति और नैतिकता का संबंध, गांधी जी के अनुसार राजनीति में नैतिकता का होना आवश्यक है क्योंकि यह नैतिकता धर्म से आती है। उन्होंने कहा था, मेरे लिए राजनीति बिना धर्म के व्यर्थ है। सत्याग्रह और धर्म। तो गांधी जी का सत्याग्रह एक धार्मिक नैतिक कार्य था। ये अहिंसा और सत्य पर आधारित था जो उनके धार्मिक विश्वासों से प्रेरित था। अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि सर्वधर्म समभाव। गांधी जी का मानना था कि सभी धर्मों का आदर करते हुए राजनीति को एक नैतिक मंच बनाया जा सकता है। वे धर्म के नाम पर राजनीति में हिंसा या भेदभाव के विरोधी थे। जन सेवा बराबर राष्ट्र सेवा अर्थात धर्म, गांधी जी के लिए देश की सेवा करना, समाज के लिए काम करना, यही सच्चा धर्म था। गांधी जी क्या करते हैं कि देश की सेवा करना, समाज के लिए काम करना, यही सबसे बड़ा सच्चा धर्म है। क्या है? सबसे बड़ा सच्चा धर्म है। निष्कर्ष क्या निकला इसे? तो गांधी जी के अनुसार धर्म एक आंतरिक नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार क्या है?
धर्म एक आंतरिक शक्ति नैतिक है जो व्यक्ति को सत्य, अहिंसा और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। राजनीति को यदि नैतिक बनाना है तो उससे धर्म के इन तत्वों को शामिल करना आवश्यक है। गांधी जी की राजनीति धर्म आधारित थी, लेकिन वह संप्रदायवाद या धार्मिक कट्टरता से कोसों दूर थी। दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जो आगे के प्रश्न हम देखने वाले हैं उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक करें और क्लास में बताएं कि क्लास कैसी है, और कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। बाकी लास्ट के अंदर आपको बहुत ही अच्छा एक ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जिससे आप बहुत ही शानदार तरीके से पेपर को अटेंड करके आओगे, क्योंकि लास्ट के अंदर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई जाएगी। फिर चौथा प्रश्न है कि महात्मा गांधी की सामाजिक बुनियादी के रूप में प्रमुख विचारधारा को स्पष्ट करो। तो महात्मा गांधी के सामाजिक बुनियादी आधार उसके संपूर्ण जीवन दर्शन, विचारधारा और कार्यों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। उन्होंने भारतीय समाज को नैतिक, आत्मिक और व्यवहारिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों को अपनाया। उनके सामाजिक बुनियादी आधार निम्नलिखित हैं। पहला क्या आता है? पहला है सत्य और अहिंसा। गांधी जी का जीवन और संघर्ष सत्य, सत्याग्रह और अहिंसा पर आधारित था। उनका मानना था कि किसी भी सामाजिक परिवर्तन का आधार हिंसा नहीं बल्कि नैतिक बल होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? नैतिक बल होना चाहिए। दूसरा है सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव। गांधी जी ने सभी धर्मों के प्रति सम्मान और समभाव का दृष्टिकोण अपनाया। वे मानते थे कि हर धर्म सत्य की खोज एक मार्ग है और सभी धर्मों में मूलतः एकता है। क्या है? एकता है। तीसरा पॉइंट है छुआछूत और जातिवाद का विरोध। छुआछूत यानी अस्पृश्यता, उसका भी विरोध किया गांधी जी ने। तो गांधी जी ने छुआछूत को पाप कहा और हरिजन शब्द का प्रयोग किया। कि हरिजन का मतलब क्या है? हरिजन का प्रयोग दलितों के समाज में सम्मान दिलाने के लिए था। वे सामाजिक समता के पक्षधर थे, क्योंकि कहते थे कि हरिजन, हरि का जन मतलब अर्थात भगवान का सेवक है वो, इसलिए उन्होंने कहा था कि हरिजन शब्द प्रयोग करते हैं। चौथा पॉइंट है स्वदेशी और ग्राम स्वराज। तो गांधी जी ने ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता को समाज का मूल स्तंभ माना। उन्होंने ग्राम स्वराज की परिकल्पना की, जिसमें गांव आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो सके। पांचवा पॉइंट क्या आता है? स्त्री पुरुष समानता। स्त्री पुरुष समानता में मतलब है कि गांधी जी ने महिलाओं की भूमिका को समाज में महत्वपूर्ण माना और उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए और भी प्रयास किया। उन्होंने नारी शिक्षा का स्वावलंबन पर जोर दिया। नारी शिक्षा को क्या बनाया? स्वावलंबन, अपना आत्मनिर्भर बनाया। कहा कि किसी के दबाव में कोई कार्य मत करो, अपने स्वतंत्र होकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। छठा पॉइंट है श्रम की प्रतिष्ठा, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार। गांधी जी कभी भी कुछ ही प्रकार का रईसा ही नहीं करते थे। गांधी जी हमेशा सादा जीवन जीते। जैसे मान लीजिए खादी का वस्त्र हो गया। गांधी जी ने श्रम को पूजा माना और सभी प्रकार के श्रम को समान दर्जा देने की बात कही। वे स्वयं चरखा काटते थे और आत्मनिर्भरता को महत्व देते। ये पॉइंट आपको दोस्तों लिख के आने, इसमें थोड़े शॉर्ट हो सकते हैं, लेकिन आप इसको बना के अच्छे से पॉइंट अगर जमाओगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर बनने के चांस रहेंगे। सातवां पॉइंट क्या है? शिक्षा का नैतिक आधार, नई तालीम। तो नई तालीम का मतलब है कि गांधी जी की नई तालीम की अवधारणा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना है। गांधी जी के सामाजिक बुनियादी आधार भारतीय समाज को न्याय, समानता, आत्मनिर्भरता और नैतिकता की दिशा में आगे ले जाने का प्रयास था। उनका उद्देश्य एक जैसे समाज की स्थापना करना था जो सह अस्तित्व, सहिष्णुता और सेवा के सिद्धांत पर टिका हो। किसके सिद्धांत पर? सेवा के सिद्धांत पर टिका हो। दोस्तों, पांचवा प्रश्न आता है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि गांधी जी की शादी में, गांधी जी के विचारधारा में गांधी जी के साध्य है, सॉरी ये साध्य लिख लेना है, ठीक है। गांधी जी के साध्य व साधन की अवधारणा को बताते हुए, गांधी जी के साध्य व साधन की अवधारणा को बताते हुए अहिंसा के प्रति विचारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न ऐसा है, बाकी इसके उत्तर की बात करते हैं। तो गांधी जी की साध्य और साधन की अवधारणा तथा अहिंसा के प्रति उनके विचार भारतीय दर्शन और राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आइए इसे विस्तार से बात करते हैं। पहला पॉइंट आता है गांधी जी की साध्य और साधन की अवधारणा। तो गांधी जी का मानना था कि साध्य उद्देश्य और साधन मार्ग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। गांधी जी क्या करते हैं कि साध्य और साधन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। साध्य क्या है? उद्देश्य है, लक्ष्य है, जबकि साधन मार्ग है। जैसे आप कोई सेकेंड ग्रेड टीचर की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी करें, जबकि आपका मार्ग क्या है? शिक्षा प्राप्त करना, पुस्तक पढ़ना, कोचिंग क्लासेस जाना, ये आपका साधन है। आप पुस्तक पढ़ोगे तभी लक्ष्य की प्राप्ति करोगे, आप पढ़ाई करोगे तभी आप आगे जा पाओगे। इसलिए बोलते हैं कि साध्य क्या है, उद्देश्य क्या है? अपना नौकरी प्राप्त करना, सेकेंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, रीट मेंस हो गया या और भी कोई एग्जाम हो गया। लेकिन आपका साधन क्या है?
अच्छी तैयारी, पुस्तक पढ़ना, कोचिंग, सेल्फ स्टडी, ये आपका साधन है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए उनका प्रसिद्ध कथन है कि अशुद्ध साधनों से शुद्ध साध्य की प्राप्ति असंभव है। अशुद्ध साधनों से शुद्ध साध्य की प्राप्ति असंभव है। बल्कि गांधी जी का मानना था, अगर साधन पवित्र नहीं है तो साध्य कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करोगे, आप पढ़ाई में क्या करोगे, लुका छुपी करोगे, अगर आप साध्य को प्राप्त नहीं कर सकते। साध्य को प्राप्त करना है तो साधन को पवित्र रखना पड़ेगा, ईमानदार रखना पड़ेगा। समझ में आ गया आपके? तो आप ऐसे पॉइंट लिख कर आ सकते हैं। गांधी जी का मानना था कि अगर साधन पवित्र नहीं है तो साध्य भी कभी पवित्र नहीं हो सकता। वे मानते थे कि जिस प्रकार बीज और वृक्ष का संबंध होता है, दोस्तों ध्यान से देखना, जिस प्रकार बीज और वृक्ष का संबंध होता है वैसे ही साधन और साध्य का होता है। अगर बीज खराब है तो वृक्ष भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर हम जिस बीज को बो रहे हैं वही अच्छा नहीं है, सड़ा गला है, तो वृक्ष की उम्मीद हमें नहीं होनी चाहिए। अगर हम फसल बोते हैं, अच्छा बीज नहीं लाते, क्वालिटी का बीज नहीं लाते, तो फसल भी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। इस विचारधारा के आधार पर गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सत्य, अहिंसा और आत्मबल सत्याग्रह को साधन बनाया था। दोस्तों फिर से बोलता हूं, अभी तक जिसने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार सभी लाइक करें और आपके प्यार से, सहयोग से चैनल चल रहा है, दोस्तों को थोड़ा शेयर कीजिए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि आपका यहाँ से शिक्षा का प्रचार ही होता है और आपको यहाँ से हर महत्वपूर्ण जानकारी, फैक्ट, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें उन सब के लिए वीडियो उपलब्ध हैं। इसलिए बोलता हूँ अच्छे से अच्छे पढ़ाई कीजिए। दूसरा पॉइंट है गांधी जी के अहिंसा के प्रति विचार। तो अहिंसा गांधी जी के जीवन और दर्शन का मूल आधार थी। उनके अनुसार अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार की बुराई, द्वेष, घृणा और बदले की भावना से मुक्त होना है। उन्होंने अहिंसा को प्रेम की सक्रिय शक्ति कहा। गांधी जी ने क्या कहा? अहिंसा को प्रेम की सक्रिय शक्ति कहा था। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा कायरों पर धर्म नहीं बल्कि वीरों की शक्ति है। वे मानसिक, वाचिक और कर्म के स्तर पर पूर्ण आत्मनियंत्रण की मांग करती है। उन्होंने राजनीति में अहिंसा को अपनाया और सत्याग्रह यानी सत्य के आग्रह अड्डी को एक अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में प्रयोग किया था। नेक्स्ट निष्कर्ष क्या है इसका? निष्कर्ष यही है कि गांधी जी की साध्य और साधन की अवधारणा ये सिखाती है कि लक्ष्य की पवित्रता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब उसे प्राप्त करने का मार्ग भी पवित्र हो। अहिंसा उनके लिए केवल एक नीति नहीं बल्कि एक जीवन जीने की शैली थी, जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के नैतिक उत्थान का मार्ग प्रस्तुत करती है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके लिए? 6 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंद स्वराज में स्वराज की अवधारणा पर गांधी जी के विचार लिखिए। दोस्तों याद करके जाना, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंद स्वराज में स्वराज की अवधारणा पर गांधी जी के विचार लिखिए। तो महात्मा गांधी द्वारा 1909 में लिखित पुस्तक हिंद स्वराज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें गांधी जी ने न केवल ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आलोचना की बल्कि एक ऐसे स्वराज, स्वशासन की कल्पना की जो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित न होकर आत्मिक, नैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। पहला पॉइंट है हिंद स्वराज की पृष्ठभूमि। क्या है? हिंद स्वराज की पृष्ठभूमि। तो गांधी जी ने यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में लिखी थी। पूछ ले अगर कि हिंद स्वराज किस भाषा में उत्कीर्ण या लिखी हुई है, तो गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। ये एक स्वाद शैली में लिखी हुई है। कैसी? स्वाद यानी बातचीत करते हुए लिखी हुई है। रचना है जिसमें पाठक और संपादक के माध्यम से प्रश्नोत्तर के रूप में विचार प्रस्तुत किया जाता है। कैसे? प्रश्नोत्तर के माध्यम से विचार प्रस्तुत किया जाता है। गांधी जी ने इसमें आधुनिक सभ्यता, पाश्चात्य जीवन शैली, मशीनों, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली आदि की आलोचना करते हुए भारतीय जीवन मूल्यों को श्रेष्ठ बताया। ये जो हिंद स्वराज पुस्तक है, गांधी जी क्या करते हैं, इसमें जो पाश्चात्य जीवन शैली है, शिक्षा है, आधुनिक सभ्यता है, अंग्रेजी शिक्षा है, उसकी सबकी आलोचना करते हुए गांधी जी क्या करते हैं, भारतीय जो जीवन मूल्य है, ऐतिहासिक परिदृश्य, ऐतिहासिक जो भी तत्व है, सांस्कृतिक परिदृश्य, उन सब का क्या क्या है, श्रेष्ठ बताया। क्या बताया? श्रेष्ठ बताया। फिर नेक्स्ट आता है दूसरा, गांधी जी का स्वराज का अर्थ। तो क्या है गांधी जी का स्वराज का अर्थ? दोस्तों गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है बल्कि आत्मनियंत्रण, नैतिक बल और आत्मनिर्भरता भी है। वे कहते हैं कि स्वराज मेरे लिए आत्मा की स्थिति है, न कि केवल शासन का परिवर्तन, न कि केवल शासन का परिवर्तन। तीसरा पॉइंट है स्वराज की प्रमुख विशेषताएं गांधी जी के अनुसार। तो गांधी जी के अनुसार कैसे? नैतिकता आधारित शासन। गांधी जी का मानना था कि स्वराज तभी सार्थक होता जब
समाज नैतिकता और सत्य पर आधारित हो। किस पर आधारित हो? समाज, सत्यता और समाज पर आधारित हो। ग्राम स्वराज की अवधारणा, तो उन्होंने आत्मनिर्भर ग्रामों को स्वराज का आधार माना। गांधी जी ने जो ग्राम है उसको, गांवों को क्या माना? स्वराज का प्रमुख आधार माना। हर गांव एक छोटी सी स्वतंत्र इकाई होनी चाहिए जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। सादगीपूर्ण जीवन कैसे? तो स्वराज का उद्देश्य विलासिता नहीं बल्कि संयम, सादगी और संतुलन है। संयम, सादगी और संतुलन है। श्रम की प्रतिष्ठा, ये आपकी विशेषता है स्वराज की, तो भी लिख सकते हो। सादगीपूर्ण जीवन, ग्राम स्वराज, नैतिक आधारित शासन, श्रम की प्रतिष्ठा। तो श्रम की प्रतिष्ठा में ध्यान रखना कि गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए और किसी भी प्रकार के शोषण की अनुमति नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षा का उद्देश्य। तो दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य कैसे? वे ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो जीवन उपयोगी हो, यानी जीवन में काम आए, आपके आने वाले भविष्य में आपको लक्ष्य की प्रति उजागर करे, मातृभाषा में हो और चरित्र का निर्माण हो। किसका हो? चरित्र निर्माण में बल मिले या उसका निर्माण करे। चौथा पॉइंट है हिंद स्वराज में आधुनिक सभ्यता की आलोचना। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज में आधुनिक पश्चिमी सभ्यता को शैतानी सभ्यता बताया। वे मानते थे कि यह सभ्यता नैतिकता, उपभोक्तावाद और नैतिक पतन को बढ़ावा देती है। गांधी जी क्या कहते हैं कि यह नैतिक पतन को, हार को बढ़ावा देती है। उन्होंने मशीनों और आधुनिक तकनीकी विकास को भी सीमित और विनाशकारी बताया। कैसे बताया? सीमित और विनाशकारी बताया था। फिर दोस्तों, पांचों पॉइंट क्या है? पांचों पॉइंट है राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे। तो गांधी जी मानते थे कि यदि भारत केवल अंग्रेजों को हटाकर उन्हीं की नीतियों को अपनाता है तो वह सच्चा स्वराज नहीं होगा। उसने कहा था कि अगर अंग्रेज आज चले जाएं और हम उनकी जगह ले लें तो वही काम करे तो वह स्वराज नहीं बल्कि नया पराधीनता ही होगा। अगला और भी आलोचना होगी, आगे और भी तानाशाह होंगे। इसलिए गांधी जी ने छठा पॉइंट ये दिया कि गांधी जी का अहिंसात्मक दृष्टिकोण। तो स्वराज की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह को आवश्यक मार्ग बताया और उनका मानना था कि केवल हिंसा से सत्ता परिवर्तन संभव है, लेकिन अहिंसा से सत्ता परिवर्तन संभव है लेकिन समाज का नैतिक परिवर्तन नहीं। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है? 7 नंबर, न्यायशीलता ट्रस्टीशिप संबंधी गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यायशीलता ट्रस्टीशिप संबंधी गांधी जी के विचार। महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत का संबंध उनके आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से। ये सिद्धांत या विचार मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि संपत्ति और संस्थानों पर किसी व्यक्ति का अधिकार केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। उनका मूल्यांकन कुछ बिंदुओं पर किया जा सकता है। पहला है सिद्धांत का सारांश। दोस्तों, गांधी जी मानते थे कि पूंजीपति समाज के ट्रस्टी, यानी ट्रस्टी बराबर न्यायी है, न्यासी है, तो उन्हें अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों और वंचितों के हित में करना चाहिए। गांधी जी क्या कहते हैं कि जो ये संपत्ति है उनका प्रयोग है वो गरीबों के हित में करना चाहिए। उन्होंने संपत्ति के समान वितरण की बात की है। कैसे की है? समान वितरण की बात की, लेकिन जबरदस्ती के बजाय नैतिकता और आत्म संयम की प्राथमिकता दी है। ये एक प्रकार का नैतिक समाजवाद था जिसमें आर्थिक असमानता को नैतिक जिम्मेदारी और सेवा से संतुलन करने की बात की गई। दूसरा पॉइंट है सकारात्मक मूल्यांकन। तो सकारात्मक मूल्यांकन में आपको ये पता होना चाहिए कि नैतिक दृष्टिकोण, गांधी जी का विचार था कि मनुष्य की नैतिकता और सेवा भावना को जागृत करता है। ये लालच के बजाय सेवा और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करता है। किसको करता है? लालच के बजाय सेवा और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करता है। अहिंसात्मक परिवर्तन, ये हिंसा या क्रांति के बिना सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना का मार्ग सिखाता है। ये गांधी जी कहते हैं कि जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है ये हिंसा के बजाय क्रांति के बिना सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना का मार्ग बताता है। विकल्प के रूप में तो पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच एक मानवीय और नैतिक विकल्प प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है आलोचनात्मक मूल्यांकन। आलोचनात्मक मूल्यांकन कैसे? तो व्यवहारिक कठिनाइयां, ये मान लिया गया कि पूंजीपति अपनी संपत्ति समाज के लिए समर्पित कर देंगे जो व्यवहारिक रूप से बहुत कठिन है। अधिकांश पूंजीपति एक ऐसा नैतिक स्तर नहीं अपनाते। कानूनी ढांचे की कमी, इसमें कानूनी बाध्यता नहीं है, इसलिए उनका पालन स्वैच्छिक है जो इसे कमजोर बनाता है। क्या बनाता है? जो इसे कमजोर बनाता है। अगला पॉइंट आता है सामाजिक असमानता बनी रहती है। सामाजिक असमानता भी बनी रहती है। यदि संपत्ति का अधिकार कुछ लोगों के पास बना रहे तो आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण बना रहता है। चौथा पॉइंट क्या है? समकालीन संदर्भ में प्रासंगिकता। समकालीन संदर्भ में प्रासंगिकता आज के CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा कुछ हद तक गांधी जी की ट्रस्टीशिप की भावना को दर्शाती है। ये विचार आज भी सामाजिक उद्यमिता,
सतत विकास और नैतिक व्यापार की दिशा में प्रेरणा देता है। निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों इसका, कि निष्कर्ष ये है कि गांधी जी का दृष्टि सिद्धांत एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है जो समाज में नैतिकता, उत्तरदायित्व को स्थापित करने का प्रयास करता है। हालांकि इसकी व्यवहारिक सीमाएं, परंतु ये आज भी नैतिक अर्थशास्त्र और सामाजिक न्याय की बहस में प्रासंगिक बना हुआ है। समाज में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए गांधी जी का यह सिद्धांत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। क्या है? महत्वपूर्ण मार्गदर्शक माना गया है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप बताइए कि आपको अब मेरी जो फोटो है ये कैसी लगी है। आज ऐसे आपके लिए डाल दी, आप इस पर अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको जानकारी वीडियो में कैसी लगी। जितने प्रश्न बताइए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक प्रश्न परीक्षा में आने लायक है। आपके गांधी दर्शन वाला ये अंतिम पेपर है, क्योंकि एमए फाइनल इसके बाद 9 पेपर के बाद कोई पेपर नहीं है। बाकी इसके बाद जो भी कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड के लिए मैं कुछ दिनों में करंट अफेयर्स की क्लास अपलोड करने वाला हूं डेली सुबह प्रतिदिन 8 बजे या 7 बजे, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, महत्वपूर्ण वीडियो के लिए भी आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं। और आने वाले अपने विद्यार्थियों को या साथ में बीएसटीसी तैयारी कर रहे हैं या कोई भी रीट मेंस के एग्जाम की तैयारी करें तो सभी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्रेम दिया, आपका इतना सहयोग रहा। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको इतनी जानकारी कैसी लगी। इतने पेपरों से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं, और आप थैंक्स के बटन पर जाकर अगर आप थोड़ा भी सहयोग करना चाहिए आपके अपने हिसाब से, आपको लगता है कि बिल्कुल मैंने 8-9 पेपरों में आपकी बहुत हेल्प की है, तो आप वहां से थैंक्स के माध्यम से भी कुछ राशि के माध्यम से आप सहयोग कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।